हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। माय नेम इज डॉक्टर रितु दारमा। जैसे कि आपने टाइटल देख लिया होगा, आज ये वीडियो है सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक सब्सक्राइबर, एक व्यूअर ने रिक्वेस्ट किया इस वीडियो के लिए। शायद उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इस वीडियो की, इस कंटेंट के बारे में जानना चाहते होंगे, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि क्योंकि उनको ज़रूरत है और उन्होंने कहा था कि एज सुन एज पॉसिबल मैं इस पर वीडियो अपलोड कर सकूँ, तो इसी वजह से मैं ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन की सीरीज़ में ही ये एक वीडियो डाल रही हूँ, जिसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया। और अगर आप सभी को भी सोरियाटिक आर्थराइटिस की वीडियो अच्छी लगे, जो नॉलेज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ वो पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा फॉर द नोटिफिकेशंस के लिए। अब हम बात करते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस के बारे में। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसके लिए आई नो कि जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट डाला था, वो ये जानना चाहते हैं कि होम्योपैथी का क्या रोल है। जितना मुझे लगता है सोरियाटिक आर्थराइटिस की डिटेल्स जो है आपको आजकल हर जगह मिल जाएगी। आप कोई बुक उठाएंगे, आप नेट पर सर्च करेंगे, आपको बहुत सारी डिटेल्स, काफ़ी हद तक डॉक्टर ही इसके बारे में समझा देते हैं। लेकिन जितना मुझे लगता है वो होम्योपैथी का रोल जानना चाहते हैं कि सोरियाटिक आर्थराइटिस में क्या है। बेसिक डिटेल्स के बाद हम उसी के बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथी में कौन से ऐसे मेडिसिन है और होम्योपैथी कितनी सक्सेसफुल है इसको ठीक करने में। सोरियाटिक आर्थराइटिस, जैसे कि नाम अपने आप में कह रहा है सोरियाटिक, तो सोरियासिस स्किन डिजीज है जिसमें कई सालों तक, जैसे कि 5-6 साल अगर किसी को सोरियासिस रहा तो देखा गया है, स्टडीज ये बताती हैं कि उसके बाद उनको आर्थराइटिस भी होने लगता है। दैट मीन्स जॉइंट अफेक्शन होने लगते हैं, उनके मल्टीपल जॉइंट्स, कई बार एक सिंगल जॉइंट, कई बार मल्टीपल जॉइंट्स अफेक्ट होने लगते हैं, तो उसको हम कहते हैं सोरियाटिक आर्थराइटिस। दैट मीन्स ऐसा इंडिविजुअल जिसके अंदर सोरियासिस है, जिसको सोरियासिस नाम की स्किन डिजीज है और उसके साथ उनको जॉइंट की भी प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वो है सोरियाटिक आर्थराइटिस। ये एक लॉन्ग टर्म इलनेस है, बहुत लंबे समय से होने वाली क्रॉनिक प्रॉब्लम है। ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। नाउ व्हाट इज ऑटो इम्यून? ऑटो इम्यून डिजीज वो होते हैं जिसमें कि हमारी ही बॉडी का इम्यून सिस्टम हमारे ही सेल्स को डैमेज करने लगता है। मिस्टेकन वो समझता है कि जो सेल्स को वो अटैक कर रहा है वो आउटसाइडर्स हैं। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि हमारा ही शरीर हमें ही खत्म कर रहा है। हमें जो बचाने वाले इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो हमारे ही बचाव करने वाले सेल्स को खत्म करते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये बहुत एक डीप स्टडी है, इसकी बहुत डीप नॉलेज होती है, इतना ज़्यादा मैं आपसे शेयर नहीं करूँगी। बट ऑटो इम्यून डिजीजेस में यही होता है कि सेल्फ हार्मिंग मोड में चली जाती है हमारी बॉडी और अपना ही इम्यून सिस्टम अपने ही शरीर को ख़त्म करने पर तुला रहता है, अपने ही शरीर के एडवांटेजिनस सेल्स को ख़त्म कर देता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटेक्शन जो है किसी भी डिजीज से लड़ने का वो कम होता जाता है। और उस सेफ गार्ड जो है हमारे पास, इम्यून सिस्टम का सेफ गार्ड, वो धीरे धीरे वीकेंड पड़ता जाता है, कमज़ोर पड़ता जाता है। ऑटो इम्यून डिजीजेज में सोरियासिस जो स्किन प्रॉब्लम है वो भी आती है, एज वेल सोरियाटिक आर्थराइटिस जो है वो भी एक ऑटो इम्यून डिजीज है। आर्थराइटिस वी नो जहाँ हमारी जॉइंट्स इफेक्ट होते हैं, जॉइंट में पेन होती है, जॉइंट में स्टिफनेस रहती है, जॉइंट्स में स्वेलिंग होने लगती है, उन्हें हम कहते हैं आर्थराइटिस। इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थराइटिस, पेन ऑफ द जॉइंट इज कॉल्ड आर्थरैल्जिया। तो ये दोनों में बहुत फर्क है। इसकी एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी कि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जिनको सोरियासिस की स्किन डिजीज अभी तक बॉडी पर नहीं आई है, उनको सोरियाटिक आर्थराइटिस पहले हो गया और कुछ साल बाद या कुछ महीनों बाद उनको सोरियासिस के स्किन पैचेस भी दिखने लगते हैं। ऐसा भी देखा जा चुका है। सोरियाटिक आर्थराइटिस को दो मेन प्रॉब्लम्स से रूल आउट करना बहुत ज़रूरी है। सोरियाटिक आर्थराइटिस का बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेशन रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस जैसा ही होता है, क्योंकि कोई भी जॉइंट अफेक्ट करता है। कई बार बड़े जोड़े भी अफेक्ट कर सकते हैं, कई बार छोटे जोड़े भी अफेक्ट कर सकते हैं, इसलिए बहुत कन्फ्यूजन होता है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखकर कि वो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम जो रूमेटोलॉजिस्ट का या आपके जनरल फिजिशियन का होगा वो होगा इन दो डिजीजेस को रूल आउट करना सोरियाटिक आर्थराइटिस के साथ। इसका कारण जैसे मैंने आपको बताया ऑटो इम्यून है,
इसकी एज ग्रुप, किस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा होता है, तो सोरियासिस भी 30 to 50 ईयर्स ऑफ एज में ज़्यादा देखा गया है। मेल और फीमेल का जो रेशियो है ऑलमोस्ट सेम है, ज़्यादा ऐसा नहीं है कि महिलाओं में ज़्यादा हो रही है या पुरुषों में ज़्यादा हो रही है, ये दोनों में ही बराबर देखी गई है, सोरियासिस भी और सोरियाटिक आर्थराइटिस भी। इसके बाद बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। डायग्नोसिस से पहले हम बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में कि इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। सिम्टम्स जो है, जो लक्षण है, बेसिक सभी आर्थराइटिस के जैसे ही हैं इसके, इसलिए इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर पाना, कैरेक्टरिस्टिकली कह पाना कि ये एक सिम्टम जो है आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस में देखने ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत वेग बाकी आर्थराइटिस जैसे ही सिम्टम्स हैं, जैसे कि इसमें जॉइंट्स जो हैं, चाहे स्मॉल जॉइंट्स हो चाहे बिग जॉइंट्स हो, उनमें पेन होने लगता है, स्टिफनेस होने लगती है, सुबह सुबह के समय ज़्यादा स्टिफनेस रहती है, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी देखा जाता है। स्टिफनेस होती है, धीरे धीरे उनमें स्वेलिंग होने लग जाती है, फिंगर्स में, टोज में स्वेलिंग होने लगती है, जॉइंट्स में। और इसमें देखा जाता है कि कई बार पेशेंट जो है उसको जो स्किन के पैचेस हैं वो साथ में मिलेंगे, तो वो देखना पड़ेगा कि वो सोरियासिस के पैचेस हैं क्या, तो सोरियासिस के स्किन पैचेस देखने मिलते हैं। इसके साथ जो है जॉइंट्स हमारे जितने भी हैं, छोटे या बड़े जॉइंट्स, उनमें पेन रहता है। पेन का कैरेक्टरिस्टिक कुछ भी हो सकता है, किसी भी तरह का पेन हो सकता है, कोई भी टाइप ऑफ पेन हो सकता है, जो कि फॉर अ होम्योपैथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो टाइप ऑफ पेन जानना। अगर हमें मिल जाता है वाइल केस टेकिंग, तो हमारे लिए एक एडवांटेजनस, एक प्लस पॉइंट हो जाता है। टेंडरनेस, आप जॉइंट को जो है हाथ लगाएंगे तो पेशेंट हाथ नहीं लगाने देते हैं कई बार, या फिर जब आप हाथ लगाते हैं तो उनको जोड़ों में दर्द होता है, तो वो टेंडरनेस की सिवियरिटी बताता है कि वो कितना जॉइंट टेंडर है, पेशेंट हाथ लगाने दे भी रहा है या नहीं हाथ लगाने दे रहा है। इसके अलावा नील्स जो हैं, कई बार देखा गया सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट के नेल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय, क्रिपल्ड, ऐसे टूटे टूटे से होने लगते हैं, जैसे फंगस हो जाता है जब फंगल इन्फेक्शन देखा जाता है नील्स का, जिस तरह के क्रिपल्ड नेल्स हो जाते हैं, ऐसे नेल्स आपको सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में भी देखने मिलते हैं। सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में आईज में भी कई बार पेन देखा गया है कि आंखों में भी दर्द रहता है, आंखों में भी रेडनेस रहती है, यूवियाइटिस जिसे हम कहते हैं, वो प्रॉब्लम सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट में कई बार देखी गई है। पेशेंट को सर्वाइकल रीजन, नेक रीजन में भी पेन हो सकता है। स्पाइन कैन ऑल्सो गेट अफेक्टेड, तो सर्वाइकल रीजन में, नेक रीजन में हो गया, आपके बैक, अपर बैक में या लोअर बैक में कहीं पे भी दर्द हो सकता है। जो मोशन है या फिर जितनी हम कहें जो हमारी मोबिलिटी है जॉइंट्स की, जितना हम अपने जॉइंट्स को मूव कर पाते हैं, वो रेंज ऑफ मूवमेंट कम हो जाती है, उतना मूवमेंट आपके जॉइंट्स का नहीं हो पाता सोरियाटिक आर्थराइटिस में। अर्ली मॉर्निंग जो है स्टिफनेस देखने मिलती है, सुबह सुबह के समय अकड़न रहती है जॉइंट्स में। दीज ऑल आर द बेसिक सिम्टम्स ऑफ सोरियाटिक आर्थराइटिस। इसका डायग्नोसिस जो है, डायग्नोसिस के लिए स्पेसिफिकली कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ ब्लड टेस्ट और कुछ एक्सरे, CRP कराया जाता है, चलिए B27 का टेस्ट कराया जाता है, एक्सरेज निकाले जाते हैं, तो वो जॉइंट का कंडीशन देखने के लिए किया जाता है। अदरवाइज जो कैरेक्टरिस्टिक है इसका क्लिनिकल ग्राउंड्स पे ही इसको जो है एलिसिट कर लिया जाता है, डायग्नोस कर लिया जाता है। अब बात आ जाती है होम्योपैथी के रोल की। ना हमेशा ही ऐसा कहा जाता है, चाहे वो कोई भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, जितनी जल्दी बीमारी डिटेक्ट हो जाती है उतना ही उसका इलाज करना आसान हो जाता है, उतना ही उसके ट्रीटमेंट में कम टाइम लगता है, उतनी ही उसके सक्सेस रेट जो है बढ़ जाता है। और जितनी प्रॉब्लम सीवियर हो जाती है उतना ही ज़्यादा डैमेजेस, जॉइंट का डिस्ट्रक्शन, ये होने के चांसेस, आपका जॉइंट अंदर अंदर से खोखला हो जाएगा, डिस्ट्रॉय होएगा, ये सब चीज़ें ज़्यादा होने के चांसेस हो जाते हैं और जो सक्सेस रेट है किसी भी ट्रीटमेंट का वो थोड़ा कम हो जाता है। ये जो चीज़ है ये होम्योपैथी के साथ भी है। अगर होम्योपैथिक में आप जितनी जल्दी पेशेंट आ जाता है, होम्योपैथ के पास जितनी कम सीवियर कंडीशन में आ जाता है, उतना ही उसको क्योर कर पाना ज़्यादा, जो कहूँ ज़्यादा अच्छे से कर पाता है एक होम्योपैथ। जितना आपका जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है, उस डैमेजेस को वापस ठीक करना, उन डिस्ट्रक्शंस को वापस ठीक करना, वो शायद पॉसिबल नहीं है। वो होम्योपैथिक मेडिसिन भी किस एक हद तक कर पाएंगी, बट आई विल नॉट से कि डेफिनेटली पूरा क्योर हो जाएगा, जॉइंट बिल्कुल नेचुरल जैसा हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी फेक प्रोमिसेस, फेक गारंटीज कि ऐसा कुछ हो सकता है,
मेडिकल साइंस है, जो जॉइंट डिस्ट्रॉय हो गया, जो खराब हो गया, वो वापस कुछ हद तक ही ठीक हो सकता है, बट वो बिल्कुल नॉर्मल जैसा नहीं होगा अगर आपका प्रॉब्लम सीवियर हो चुका है। तो इनिशियल स्टेजेस में अगर आप जाते हैं जहाँ पेन है, जहाँ स्टिफनेस हो रही है, जहाँ आपको सोरियाटिक पैचेस हैं, जहाँ आपके थोड़ा आपसे मोबिलिटी ठीक नहीं है, आपके जॉइंट में हर समय पेन रह रहा है, तो जाकर आप दिखाते हैं तो आपको होम्योपैथी के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ जो कमेंट बॉक्स में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि मैं इसके मेडिसिन के बारे में भी बात करूं, तो एज यू ऑल नो कि मैं कभी भी एक स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं बताती हूँ। स्टार्ट में कभी जब चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन आपसे शेयर किए थे, लेकिन ये हम सभी जानते हैं जो भी होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं या जो होम्योपैथ्स में ये चैनल को देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल नो कि होम्योपैथी ऐसे स्पेसिफिक इंडिकेशंस पर नहीं चलती, और इस तरह के लॉन्ग टर्म क्रॉनिक डिजीजेज में जहाँ पर प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है वहाँ पर सिर्फ एक मेडिसिन बता देना कि आप ये ले लीजिए या आप ये ले लीजिए, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है किसी भी होम्योपैथ के लिए करना। छोटी मोटी बीमारियों के लिए फिर भी आपको कोई डायरेक्ट मेडिसिन बताते हैं तो अच्छा है। तभी आपने देखा होगा कि कमेंट बॉक्स में अगर आप मुझसे डायरेक्ट मेडिसिन के नाम पूछते हैं, सॉरी आपको बुरा लगता होगा कई बार, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता आप एज एन इंडिविजुअल क्या हैं, कैसे हैं, आपकी बीमारी कब से है, मैं आपका पूरा केस नहीं जानती, और बिना जाने मैं आपको कोई दवा बता दूं वो अच्छा नहीं है। होम्योपैथी ऐसे काम ही नहीं करती, तो होम्योपैथी के क्लासिकल रूल्स को फॉलो ना करने वाली बात है। अगर आपका केस जान जाऊं, मतलब हाफ नॉलेज इज ऑलवेज इंजीरियस, आधी नॉलेज लेकर आपके केस की आपको एज एन इंडिविजुअल जाने, आधा जानकर या सिर्फ आपके डिजीज को जानकर कोई भी दवा देना इज नॉट अ राइट थिंग। आज जो मैं वीडियो में आपसे मेडिसिन के बारे में बताने वाली हूँ, मेडिसिन तो आप जितनी भी होम्योपैथी में पढ़े सब में हेड टू टो सिम्टम्स है, और शायद कोई भी मेडिसिन इस पेशेंट को दी जा सकती है अगर वो उसकी सिम्टम सिमिलैरिटी है। बट क्योंकि आपने ये रिक्वेस्ट किया तो मैं आपको ये बता दूं कि पॉलीक्रेस्ट जितनी भी मेडिसिन हैं, जैसे कि थूजा है, रशटॉक्स है, पल्सटिला है, नाट्रम्यूर, सल्फर, सीपिया, रशटॉक्स बताया मैंने आपको, केलिकार, ये कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली जिनका सिम्टम्स मैच कर जाते हैं और जो एक इंडिविजुअल की ड्रग पिक्चर बिल्कुल मैच कर जाती है, एक ऐसा इंडिविजुअल मिल जाता है जो थूजा से काफ़ी हद तक मिलता है, जो पल्सटिला से काफ़ी हद तक मिलते हैं, जो नाट्रम्यूर से बहुत हद तक मिलते हैं। तो उनमें इस तरह की पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम सिमिलैरिटी देने पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो हो सकता है कि इंडिविजुअल जिसको सोरियाटिक आर्थराइटिस है उनको आप पल्सटिला दें और दूसरे किसी पेशेंट को केलिकाप दें, तो किसी से भी उनको आराम आ सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिम्टम सिमिलैरिटी। यहाँ मैं 2-3 मेडिसिन के बारे में आपसे बात करूंगी कि आपके लिए क्या क्या इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है जानने के लिए, या किस तरह के सिम्टम्स को कंसिडरेशन में लिया जाए ताकि आप एक सोरियाटिक आर्थराइटिस के पेशेंट के साथ डील कर रहे हैं, या आपकी जो अटेंडेंट है या आपके घर में कोई है जिनको सोरियाटिक आर्थराइटिस है, तो क्या आपके होम्योपैथ ने ये सब डिटेल्स लिए हैं उनका केस लेते वक्त। अगर सिर्फ सोरियाटिक आर्थराइटिस के बेसिस पर उनको दवा दी जा रही है तो आई डोंट बिलीव कि आपको वहाँ पर मेडिसिन कंटिन्यू कराना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स लेकर ही एक ऑटो इम्यून डिजीज में सक्सेसफुल ट्रीटमेंट एंड क्योर प्रोवाइड कराया जा सकता है। जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दे देती हूँ। फर्स्ट मेडिसिन जिसके बारे में बताती हूँ वो है रशटॉक्स। रशटॉक्स बहुत कॉमन मेडिसिन है जो नॉर्मल जॉइंट पेन से लेके एक बहुत ज़्यादा फ्लेयर्ड अप आर्थराइटिस में, सोरियाटिक या रोमेटॉइड या फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस में किसी में भी दिया जा सकता है। फ्रॉम बेसिक पेन टू स्टिफनेस टू डिफॉर्मिटी टू डीरेंजमेंट्स टू डिस्ट्रक्शन, कहीं पर भी ये बहुत अच्छा काम करती है। रशटॉक्स का स्फीयर ऑफ एक्शन ही है जॉइंट्स, फाइब्रस टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, शीथ, टेंडन, मतलब जॉइंट और जॉइंट के आसपास सारे सपोर्टिव स्ट्रक्चर्स ही रशटॉक्स का मेन स्फीयर ऑफ एक्शन है, मतलब रशटॉक्स जाकर ही वहां काम करती है। इसलिए रशटॉक्स एक बहुत कॉमन मेडिसिन है जो कोई भी आपको बता देगा आर्थराइटिस है तो रशटॉक्स ले लीजिए। लेकिन रशटॉक्स में क्या क्या सिम्टम्स है, बहुत सारे सिम्टम्स है, मैं इतने सारे बता नहीं पाऊंगी वीडियो में, हमारे पास टाइम की जो है वो थोड़ी सी लिमिट होती है। लेकिन रशटॉक्स अपने आप में एक बहुत बड़ी मेडिसिन है जिसमें कि
मैंने आपको बताया इसका स्फीयर ऑफ एक्शन ऐसा होता है। इसमें अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस मिलती है, सुबह सुबह जब पेशेंट उठता है तो उसके हाथों में अकड़न होती है, पैरों में अकड़न है, घुटनों में अकड़न है, टोज में अकड़न है, कहीं पर भी सुबह सुबह के समय अकड़न हो रही है तो रशटॉक्स बहुत अच्छी मेडिसिन है। फ्रेश कोल्ड एयर जब भी आई, ठंडी हवा लग रही है तो ये बिल्कुल इनटॉलरेट करते हैं, बिल्कुल उनको बर्दाश्त नहीं होती। फ्रेश कोल्ड एयर आ रही है, ठंडी हवा कहीं पर भी जॉइंट पे लग रही है, उनके शरीर पर लग रही है, तो दे आर लाइक वेरी सेंसिटिव टू इट, दे डोंट टॉलरेट, दे कांट टॉलरेट दिस। इसके अलावा हमें मेंटल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। रशटॉक्स जो है फिजिकली भी बार बार जब पोजीशन चेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे पोजीशन तो अच्छा फील करते हैं, फॉर अ टाइम बिंग उनको अच्छा लगता है, चेंज किया पोजीशन फॉर अ टाइम बिंग उनको अच्छा लगता है। तो ऐसे फ्रीक्वेंटली अपनी जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहते हैं। साथ ही साथ दे आर वेरी 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 रेस्टलेस, ग्रेट रेस्टलेसनेस, आपको बहुत बेचैनी बहुत मिलती है। ऐसा पेशेंट जिसको आर्थराइटिस है, सोरियाटिक आर्थराइटिस है, उसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो नींद के समय, रात के समय आप देखेंगे ज़्यादातर हमें हमारी परेशानियां रात के समय महसूस होती हैं, जब बिल्कुल सब कुछ साइलेंट होता है तो हमारा सारा फोकस हमारी बीमारी की तरफ जाता है। या नींद में ज़्यादा परेशानी हो रही है, रात के समय ज़्यादा परेशानी हो रही है, रशटॉक्स इज वन। बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, बार बार करवट बदल रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं, चैन से नहीं सो पा रहे हैं, रशटॉक्स इज द वन। बहुत एंजाइटी है ड्यूरिंग नाइट, अगर स्पेसिफिकली रात को ही बहुत ज़्यादा है या पूरा दिन बहुत बेचैनी रहती है, रशटॉक्स इज द वन मेडिसिन। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मिल जाएंगी, बट रशटॉक्स की कुछ ऐसे इंडिकेशंस मैं आपको बता रही हूँ। इसके अलावा जॉइंट कैसा होगा, हॉट होगा, पेनफुल होगा, स्टिफनेस होगा, स्वेलिंग होगा, किस तरह का दर्द होता है, टीयरिंग, जैसे कोई फाड़ रहा है, जैसे कुछ अंदर फट रहा है जॉइंट के अंदर, इस तरह का टीयरिंग पेन होता है रशटॉक्स में। तो आप टाइप ऑफ पेन पूछ सकते हैं, तो टीयरिंग पेन आता है रशटॉक्स के अंदर। रशटॉक्स जैसे मैंने आपको बताया कि स्लीप के दौरान वो वर्स होते हैं, वो ठंडी हवा से वर्स होते हैं, बारिश के बाद वो वर्स होते हैं, वेट रेनी वेदर, वेट डैम्प वेदर के बाद वो थोड़े वर्स हो जाते हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ने लगती है, उनके जॉइंट प्रॉब्लम्स बढ़ने लगते हैं, या फिर वो मेंटली अच्छा फील नहीं करते हैं, रेस्ट पे वो अच्छा फील नहीं करते हैं। जब वो मोशन में होते हैं, जब वो चल रहे होते हैं, जब वो कुछ एक्टिविटी करते हैं, जब वो लगातार अपने जॉइंट्स को मूव करते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ड्राई वेदर में उन्हें अच्छा लगता है, कुछ गर्म सेक लगाने से उन्हें जॉइंट्स पे, घुटनों पे सारे, अगर जो भी अफेक्टेड जॉइंट है उस पर अगर वार्म एप्लीकेशन करेंगे, गर्म सिकाई करेंगे तो उन्हें अच्छा लगता है। तो रशटॉक्स इस बहुत कॉमन मेडिसिन है, क्योंकि ऐसे बेसिक जो सिम्टम्स है ना आपको बहुत आसानी से आर्थराइटिस के पेशेंट्स में मिल जाते हैं। लेकिन सिर्फ ऊपर ऊपर से केस को समझ के कि हाँ ये भी है, गर्म सिकाई से आराम मिल रही है, स्टिफनेस भी है, सिर्फ इसके बेसिस पर रशटॉक्स नहीं दिया जा सकता। और भी बहुत कुछ है जो रशटॉक्स को अपने आप में एक पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन बनाते हैं। और जब आपको वैसा प्रेजेंटेशन, क्योंकि सोरियाटिक आर्थराइटिस या इस तरह की ऑटो इम्यून या इस तरह के क्रॉनिक केसेस में बहुत मेहनत लगती है एनालाइज करने के लिए। आप समय देकर अच्छे से जब एक एक पॉइंट को रीइवैल्यूएट करेंगे, एनालाइज करेंगे, तब जाकर कहीं आप एक अच्छी सिम्टम सिमिलैरिटी वाली एक सिमिलर मेडिसिन पर पहुंचेंगे। सो दिस इज लाइक रशटॉक्स। इसके अलावा मैं आपको एक और मेडिसिन का एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे केली कार्ब। केली इज पोटेशियम ग्रुप या केली ग्रुप में जब भी जाएंगे, केली ग्रुप इज फुल ऑफ वीकनेस, स्वेट, बैकएक और वीकनेस। ये तीन बहुत कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट है जहाँ केली कार्ब बहुत अच्छा काम करती है। स्वेट, जिनको ज़्यादा स्वेट होता है, वीकनेसेस बहुत इंपॉर्टेंट, जिनको कमजोरी बहुत रहती है, एंड बैक पेन, जिनको बैक पेन रहता है। इस तरह के इंडिविजुअल केली कार्ब बहुत ज़्यादा इंडिकेट करती है उनकी तरफ। केली कार्ब अगेन अ वेरी सेंसिटिव पर्सन टू कोल्ड एटमॉस्फेरिक चेंजेस और जनरल एटमॉस्फेरिक चेंजेस। कोल्ड वेदर, ठंडी हवा से अच्छा नहीं लगता, वार्म वेदर में उन्हें अच्छा फील होता है। अगर हम टाइप ऑफ पेन की बात करें तो जो भी जॉइंट अफेक्टेड है उसमें टाइप ऑफ पेन होता है शार्प कटिंग पेन, बिल्कुल तीखा, जैसे कुछ कट रहा हो, बिल्कुल तीखा शार्प पेन होता है। जैसे रशटॉक्स में हमने बात की उसमें टीयरिंग, जैसे कुछ फट रहा हो अंदर, इसमें शार्प और कटिंग टाइप ऑफ पेन होता है, विच इज अगेन बेटर बाय मोशन। जब वो एक्टिविटी में होते हैं, मूव कर रहे होते हैं, दे आर वेरी मच बेटर। तो केली कार्ब इज अगेन वेरी मच बेटर बाय मोशन। केली कार्ब एक ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जनरली थोड़े जिद्दी होते हैं, जिनको अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। आप उन्हें अकेले नहीं छोड़ सकते, वो अकेले नहीं रह सकते, उन्हें अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है। केली कार्ब जो है
कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहते, कभी कॉन्टेंटेड नहीं होंगे किसी भी चीज़ से, हमेशा किसी ना किसी चीज़ में कोई ना कोई प्रॉब्लम निकालते रहेंगे, इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते, और इसके साथ साथ वो ज़िद्दी भी होते हैं। वो कभी अकेले नहीं रहेंगे, चुप नहीं रहेंगे, कुछ बोलते रहेंगे। चुप रहना उन्हें पसंद नहीं, अकेले रहना उन्हें पसंद नहीं है। तो आप जस्ट इमेजिन कीजिए केली का किस तरह की पर्सनालिटी है, जिनको भी सुबह उठते ही सारी परेशानियां हो, या फिर सारी परेशानियां बढ़ ही अर्ली मॉर्निंग जाती हैं, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे ऐसे, तो उनको केली का बहुत अच्छी सूट करती है। केली का इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन फॉर दीज प्रॉब्लम्स। और सोरियाटिक आर्थराइटिस में अगेन एक बहुत अच्छी मेडिसिन साबित हो सकती है। ऐसे एक और जैसे कि नाट्रम म्यूर, अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीक्रेस्ट मेडिसिन है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होती है। अगर इसका सही और सटीक इस्तेमाल किया जाए, नाट्रम म्यूर कैन डू वंडर्स। एक इंसान को मेंटली इतना अच्छा फील करा सकती है, बिकॉज नाट्रम म्यूर इज अ मेडिसिन जहाँ पर सारी प्रॉब्लम्स ही अगर किसी की साइकी से ओरिजिनेट हुई है, जैसे कि किसी को प्रॉब्लम्स ही आफ्टर अ लॉन्ग टर्म ग्रीफ, बहुत लंबे समय से वरिड रहे हैं, स्ट्रेस्ड रहे हैं, उदास रहे हैं, निराश रहे हैं, या बहुत समय से गुस्सा ही गुस्सा कर रहे हैं, या बहुत समय से मतलब कुछ भी ऐसा साइकिक कारण जो मानसिक तौर पे जो भी प्रॉब्लम बहुत लंबे समय से चली, और उसके बाद वो शारीरिक जो है आपके शरीर पर दिखने लगी, आपके शारीरिक एलिमेंट्स आने लगे, शारीरिक परिस्थितियाँ, शारीरिक बीमारियाँ आपको हो गई, तो वो नाट्रम म्यूर बहुत अच्छा काम करती है। नाट्रम म्यूर इज़ अ वंडरफुल मेडिसिन। तो जहाँ पर भी लॉन्ग टर्म ग्रेट साइकी जो है अफेक्टेड रही है, उसके बाद किसी को सोरियासिस जैसी या फिर सोरियाटिक आर्थराइटिस जैसी प्रॉब्लम हो गई है, तो नाट्रम म्यूर इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। नाट्रम म्यूर में बहुत वीकनेस होती है अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि जो मॉर्निंग टाइम है, जैसे बेड पर ही लेटे हुए हैं, उस समय पे ऐसा लगता है इतनी कमजोरी है, सारे दिन की थकान या सोने के बाद भी जब सुबह लेटे हैं बेड पर, लगता है बहुत कितनी कमजोरी आ गई है। वंस दे गेट इनटू द रूटीन उन्हें थोड़ा आराम मिलता है, बट वो मॉर्निंग बेड पे जो रहते हैं जितनी देर, उतना उन्हें बहुत कमजोरी फील होती है, जिसकी वजह से उठ के अपना रूटीनिस्टिक काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है नाट्रम म्यूर के लिए। नाट्रम म्यूर इज अ वंडरफुल मेडिसिन जिसमें एक्सेसिव सॉल्ट की क्रेविंग होती है, नमक को थोड़ा सा अपने खाने में एक्स्ट्रा डाल कर लेते हैं, ऐसा फॉस्फोरस में भी होता है, बट नाट्रम म्यूर में बहुत खास देखा गया है थोड़ा सा एक्स्ट्रा नमक, क्यूकम्बर लिया तो उस पर नमक, सैलड लिया तो उस पर नमक एक्स्ट्रा थोड़ा लगा के खाते हैं, और अपनी जो बातें हैं जल्दी से भूलते नहीं हैं, चीज़ें जल्दी से भूलेंगे नहीं। एकदम से अगर उनको कुछ भी हर्ट हुआ या कुछ बहुत सालों तक दिमाग में चलता है, वो बात दिमाग में वो घूम के बातें दिमाग में आती रहती हैं, और वो उनका पीछा अच्छा आसानी से नहीं छोड़ती बातें। तो इसका भी कारण हो सकता है कि वो लॉन्ग टर्म ये सब सोचने के कारण फिर बीमार हो जाते हैं। नाट्रम म्यूर एक बार अगर हर्ट हुए, या एक बार उन्होंने अपने रिलेशनशिप में धोखा खाया, या फिर एक बार उनको कुछ ऐसा हो गया, तो वो उस स्थान पर फिर से उसी इंसान को नहीं रख पाते, उस स्थान पर किसी और नए इंसान को भी जगह नहीं दे पाते, तो वो अपने आप को ऐसे रख लेते हैं, बिल्कुल बंद कर लेते हैं केज में। उसके अंदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका बहुत ध्यान रखेंगे, उनका बहुत केयर करेंगे, उनको बहुत प्यार और सम्मान देंगे, लेकिन किसी आउटसाइडर के लिए या फिर जिस रिलेशनशिप ने धोखा दिया उस जगह, उस स्थान पे अगर कोई फिर से आए, कोई स्पाउस या कोई फ्रेंड, तो वो उसको फिर से वापस वो जगह नहीं देते। तो नाट्रम म्यूर एक बहुत ही कहूँ तो इसका मेंटल्स जनरल बहुत अच्छा है, उसके मेंटल्स पढ़ने में बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आता है। सो नाट्रम म्यूर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन। सो बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट still what I want to make you guys understand that homeopathy is a very vast subject, is a very vast art, idea, knowledge, pathy। तो सिर्फ सोरियाटिक आर्थराइटिस के बेसिस पे कोई भी मेडिसिन देना इज नॉट राइट। मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉब्लम्स इस प्रॉब्लम से जो भी लोग परेशान हैं, वो लोग एक अच्छे होम्योपैथ से मिले और उनके पास बैठकर अपना सारा केस बताएं, अपनी सारी प्रॉब्लम बताएं, उसके बाद जो उनका ट्रीटमेंट होगा तो होम्योपैथी से देखिएगा आपको कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप
आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जिन्होंने भी इसकी रिक्वेस्ट की है उनको सेटिस्फैक्ट्री रिजल्ट मिला होगा, सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट मेरे वीडियो से मिला होगा। अगर पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट टिल द एंड वेरी पेशेंटली। स्टे ब्लेस्ड, स्टे कनेक्टेड विद होम्योपैथी। बाय बाय।